बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके जाने माने और हम सबके बड़े फेवरेट फ़ारूक फताफी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको पता है कि पीएसएल चल रहा है और जब पीएसएल चल रहा है तो सबकी तवज्जो मुझ समेत पीएसएल की तरफ है, क्योंकि आज 2 मैचेस थे पीएसएल के और जिनमें पहला मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल हुआ दिन 2 बजे, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। जबकि दूसरा मैच इस वक्त भी जारी है और ये जो मैच है ये इस वक्त खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो इस वक्त हदफ के ताकुब में 87 गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्रोड्यूसर साहब मुझे बताया, अच्छा 99 for 6 जो है वो इस वक्त स्कोर है। और देखते हैं कि 100 हो गया जी, इस वक्त मुझे बताया जा रहा है 100 हो चुका है इस वक्त स्कोर और 6 आउट हैं, 6 विकेटें जो हैं वो गिर चुकी हैं। सो अब देखना यह है कि आज के इस मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो हदफ को हासिल करता है और जीत सकता है या नहीं जीत सकता, और सूरत हाल क्या रहती है। खैर, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा हम आपको बताते रहेंगे। गुज़श्ता रोज़ जो पहला मैच हुआ था उसमें दिफाई चैंपियन कराची किंग्स जो है उसने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। सो ये तो सूरत हाल थी जी पीएसएल की। और अब हम अपने मामूल के प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं और आज हम बात करेंगे एफबीआर को जो एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसकी गुज़श्ता रोज हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी तारीफ भी की और 7 माह के अंदर इस माली साल के जो महासिल का हुसूल है उसमें कामयाबी हासिल हुई एफबीआर को, जो एक बड़ी कामयाबी है। जहां हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं वो इस वक्त बैठ गई हैं और उठ नहीं पा रही हैं, दोबारा रिकवर नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक एक तरह से आशारियाँ हैं, माशी आशारियाँ हैं, वो बड़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और ये बड़ी खुशाइन बात है और बड़ी उम्मीद अफजा बात है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो ये एफपीआर के हवाले से हुई है। और इसके अंदर खास तौर पे जो हम बार बार बात करते रहे हैं एफपीआर की रिफॉर्म्स की, जो गुज़श्ता हर हुकूमत ने जिसके दावे किए और हर मरतबा ये बातें की जाती रही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इस मरतबा ऐसा लगता है कि अब ये जो नताइज सामने आ रहे हैं और जो चीज़ें जो है वो जिसके सम्राट जो है वो अब हमें नजर आना शुरू हो गए, ये वही जो रिफॉर्म्स हैं एफपीआर के अंदर जो की गई हैं और ये किस तरह से हासिल हुआ, इस हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। फारूक, सबसे पहले तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है एफपीआर ने जो टारगेट अचीव किया है? जी, मेरे ख्याल में मुझे याद आता है कि पिछले 15-20 सालों से तो मैं बजट को कवर कर रहा हूँ। हाँ। और उसके अंदर हमेशा ये होता था टारगेट बड़े ऊपर रखे जाते थे और एंड में कहा जाता था मीट नहीं हो सके। हाँ। राइट। फिर दूसरा मामला था ऑटोमेशन का। हर बंदा कहता था, जनरल मुशर्रफ ने भी कहा, बाकियों ने भी कहा। हाँ। लेकिन हुआ नहीं ऑटोमेशन। राइट। अब ये है। और फिर तीसरा ये होता था कि आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इतनी ज्यादा डर जाती थी कि अगर आप रिकॉर्ड में आ गए तो आपका ही शेक डाउन होगा। हर बिजनेस का बड़ा मसला। हाँ जी, इन्वेस्टर के लिए बड़ी जी, मेरे ख्याल में उसका बिल्कुल ऑपोजिट था, टीज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाता था। लेकिन अब जो है ये कर लिया गया कि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है, ऑडिट भी नॉन इन्वेसिव नॉन इंट्रूसिव ज्यादा हुआ और तीसरा भी हम बात भी करेंगे, ट्रैक एंड ट्रेस जो सिस्टम है उसको लेकर आया गया, तो उस पर बात बिल्कुल। सैयद नदीम रिजवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है एफपीआर के। बहुत शुक्रिया नदीम रिजवी साहब आपके वक्त के लिए। रिजवी साहब, एक तो ये आपको भी बड़ी मुबारक हो, वज़ीर आज़म साहब ने भी बड़ी तारीफ की एफपीआर ने जो टारगेट अचीव किया है 7 मंथ्स के अंदर। एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि हम बार बार बात करते हैं एफपीआर इस्लाहात की, तो वो क्या चीजें हैं, जरा अगर आप मुख्तसरन बताना चाहें यहाँ पे कि जिसकी वजह से ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हुई है। जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया टीवी के ऊपर आने का और बात करने का। जी। और इसके बाद मैं वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कुछ अरसे बाद ही सही लेकिन एक्नॉलेज किया कि एफपीआर ने कुछ काम किया है। इसमें एफपीआर जो है वो रिफॉर्म्स के अपने एजेंडे के ऊपर भरपूर तरीके से गामजन है। इसमें आपको इल्म में होगा कि अभी मैंने थोड़ी सी बात भी सुनी जो मेरे से पहले भी बात कर रहे थे। ऑटोमेशन एक सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है जी। ऑटोमेशन हम समझते हैं कि एफपीआर के मुताबिक जितनी भी शिकायत थी उसमें करप्शन भी आ जाती थी, उसके अंदर काम को तेजी से ना करने के हवाले से भी बातें थी, रिफंड्स के बहुत सारे मामला थे जिसकी वजह से टैक्स पेयर्स परेशान रहते थे। इख्तियारात की तकसीम का बड़ा प्रॉब्लम था जी, इख्तियारात की तकसीम का एक बहुत बड़ा मसला था एफपीआर के अंदर।
इख्तियारात की तकसीम का मसला शायद बहुत नीचे मेरा ख्याल है वो आता है, वो इतनी प्रायोरिटी पे नहीं था। लेकिन सबसे बड़े मसले जो टैक्स पेयर्स के लिए थे वो ये रिफंड्स के थे, ऑडिट के हवाले से थे। इनमें हम बहुत बड़ी चेंजेस लेके आ रहे हैं। रिफंड्स में तो ऑलरेडी आपने भी फीडबैक लिया होगा बिजनेसमैन तबके से, उसमें बहुत तेजी आ गई है। अब ऑडिट के सिलसिले में हम एक बहुत अच्छा और शफाफ निज़ाम लाने वाले हैं जिसमें टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन होगा ही नहीं। अच्छा, ये सारी जो हेयरिंग्स भी होंगी वो भी इलेक्ट्रॉनिकली हो जाया करेंगी। इंशाल्लाह जून के बाद से इसको हम लेके आएंगे। राइट, भरपूर तरीके से अभी नहीं होगा, पहले पायलट प्रोजेक्ट करेंगे, फिर इसको हम पूरे मुल्क के ऊपर नाफिज करेंगे। राइट। रिजवी साहब, आई एम ग्लैड कि आप कह रहे हैं कि रिफंड जो है वो बहुत इम्प्रूव हुए। अब अंदाजन कितने अरसे में जो है रिफंड्स हो जाते हैं सर? देखिए, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों के रिफंड्स का तरीकाकार अपना अपना है, अपने अपने कवानीन के तहत ये डील किए जाते हैं। सेल्स टैक्स के अंदर भी एक कैटेगरी एक्सपोर्टर्स की है जिनके लिए लिक्विडिटी जो है फ्राहम करना वो एफपीआर की जिम्मेदारी है, और चूंकि एक्सपोर्ट्स हमारे मुल्क के लिए बैकबोन का दर्जा रखते हैं माशी तरक्की में, तो उनके लिए एक अलग निज़ाम हमने फास्टर के नाम से तरतीब दिया हुआ है। फास्टर के सिस्टम में इनके क्लेम लॉन्च करने के कुछ घंटों के अंदर, जो कि 36 से लेकर 72 घंटे इसके अंदर अंदर रिफंड हो रहे हैं। राइट, माशाल्लाह। इनकम टैक्स का प्रोसेस थोड़ा सा इससे लंबा है, उसमें वेरिफिकेशन इन्वॉल्व होती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी अब तेजी हम लेके आने वाले हैं। बिल्कुल सही, उसको भी ऑटोमेट कर रहे हैं। राइट। आपने ऑटोमेशन का खासतौर पे पहले भी बात की, अभी भी की, और वजीर आज़म ने जब तारीफ की तो आपके ट्रैक एंड ट्रेस का खासतौर पे बात की कि बहुत कटिंग एज है। ज़रा ये भी हमें बताइए कि ट्रैक एंड ट्रेस कैसे ऑपरेट करेगा और कब तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा? आप कह रहे जुलाई में गालबन शुरू होना है ये? जी सर। जी, ट्रैक एंड ट्रेस एक कंप्लीट सिस्टम है जिसमें जो प्रोडक्ट्स जब अपनी कंप्लीशन के मराहल में जाते हैं तो उनके ऊपर एक टैक्स स्टैंप लगा दी जाती है, और ये ऑटोमेटिकली ज़ाहिर होता है, और उसमें टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस सिस्टम चाहिए होते हैं। तो उसमें अब वो प्रोसेस तकरीबन अब कंप्लीशन के मराहल में है, जिसमें टेंडरिंग हुई, लोगों ने बिडिंग की, लोगों की वैल्यूएशन लाइसेंस कमेटीज ने कर दी, और उसके बाद कुछ वो ग्रीवेंसेस कमेटी में आ जाते हैं, जिसको कोई मसला होता है वो अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। वो प्रोसेस अभी तकमील के मराहल में है। इसके बाद अब इस वक्त जो अगर मैं आपको स्टेटस इसका बता दूं तो हमने इनको जो सक्सेसफुल बिडर था उसको वो सिलेक्ट हो गया है अपने जो एक रूल्स के मुताबिक मार्किंग के तहत, जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे वो सिलेक्ट हो गया है। आजकल उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रही हैं, और जैसे ही ये खत्म होगी तो उनको लाइसेंस अवार्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 4 सेक्टर्स में फिलहाल हमने ट्रैकिंग ट्रेस का सिलसिला ये शुरू किया, जिसमें शुगर है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर है, और एक चौथा और सेक्टर है। ये 4 सेक्टर्स में हमने इसको भी फिलहाल शुरू किया है। अच्छा रिजवी साहब, ये तो नज़र आ रहा है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको एफपीआर फैसिलिटेट कर रहा है, उनके लिए आसानियां पैदा की गई हैं, लेकिन जो मुतवसत तबका है उसको टैक्स नेट में लाने के लिए क्या कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? उसके लिए देखें, डेटाबेस अब हमारा इतना एडवांस हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि बहुत सारी जो अदारे हैं उनके पास मुख्तलिफ हवालों से सिटीजन का डेटाबेस मौजूद है। उन सबको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और काफी हद तक ये इसमें काम हो चुका हुआ है। और आपने अगर पिछले दिनों अखबारों को फॉलो किया हो या हमारी ट्वीट्स वगैरह को फॉलो किया हो तो हमने टैक्स रे के नाम से एक मॉड्यूल तैयार किया है, जिसमें आप एफपीआर की साइट पे जाएं तो टैक्स पेयर अपने आईडी और पिन कोड के साथ लॉग इन हो जाता है, तो उसके अपने मुतल्लिक वो देख सकता है कि उसके हवाले से जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्सेस क्या क्या कटे हैं, उनके ऊपर उनके नाम पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, उनके नाम पे कौन कौन सी व्हीकल्स हैं। और अब तो हमें इमिग्रेशन से भी वो डेटा आ गया है, जो इस वक्त उसको हम रिफाइन कर रहे हैं, वो भी अपलोड हो जाएगा। That's correct. वो ये बताएगा कि उन्होंने बाहर के मुल्कों में कितना ट्रैवल किया, उनके रिसोर्सेज क्या हैं और कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। बिल्कुल सही सर। ट्रैक एंड ट्रेस के बारे में दोबारा पूछूंगा। 5 दफ़ा ये हमें बताया जाता है कि पहले अटेम्प्ट हो चुकी है इसको इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन इस दफ़ा यू आर होपफुल के हो जाएगा।
एक तो इसके ऊपर बता दीजिएगा कि व्हाट इज़ डिफरेंट दिस टाइम। दूसरा जो मामला है, आपने कहा डेटा बेसिस को अपडेट करने का, तो उसके अंदर हम मुझे याद है कि जब भी हम वैल्यू एडिशन की या वैल्यू एडेड टैक्सेस की बात करते थे तो कहा जाता था कि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए है। अब हम वैल्यू एडेड टैक्सेस वगैरह की तरफ तो जा नहीं रहे, तो क्या क्या मेथड है उसका वर्क अराउंड करने का कि जिससे हमारे पास हर लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन पे सारा डेटा मौजूद हो कि कौन क्या कर रहा है और कितना बना रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो आपने वो ट्रैक एंड ट्रेस की बात की। लास्ट टाइम ये हुआ था कि सिर्फ टोबैको सेक्टर के लिए हमने इसको लॉन्च करने की कोशिश की थी, और टोबैको में चूंकि प्रॉब्लम्स बहुत थी कि उसमें दूसरे आप ये कह लें कि काउंटरफीट जो सिगरेट्स की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन थी, और मार्केट में जो यानी अनरजिस्टर्ड आप कह लेंगे मैन्युफैक्चरर्स थे, उनका अच्छा खासा एक मार्केट शेयर था। उसमें कोशिश की गई, लेकिन उसमें ये हुआ कि लोग हाई कोर्ट में चले गए। जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने की कोशिश की गई तो हाई कोर्ट ने फिर इसको ओवरटर्न कर दिया था, और उसने एफपीआर को ये इजाजत दी थी कि अगर वो चाहें तो इसको दोबारा से टेंडर किया जा सकता है। तो फिर वो रीटेंडरिंग हुई, और रीटेंडरिंग के बाद इस दफा फिर 11 लोगों ने, 11 कंसोर्शियम्स ने हिस्सा लिया। उसके बाद एक प्रोसेस के थ्रू फिर उनकी एक फाइनल बिडर की सिलेक्शन हुई है, और वो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इस वक्त नेगोशिएशन स्टेज पे है, वो इंशाल्लाह उसका लाइसेंस भी अवार्ड हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नदीम रिजवी साहब आपके वक्त के लिए। एफपीआर के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। फरूख, एक तो जो एहतसाब के अमल की बात उन्होंने की वो बड़ा ज़रूरी है। रिफॉर्म्स के अंदर भी एक ये बड़ी ज़रूरी चीज़ थी कि एफपीआर के अंदर से जो मामलात हैं उनको दुरुस्त किया जाए। मेरे ख्याल में उस पर बड़ा काम हुआ है, बहुत से लोगों को देखिए, एक ट्रांजिशन आई थी, सीबीआर से एफबीआर बना था मुशर्रफ साहब के ज़माने में। मेरे ख्याल में इंट्रूसिव जो एटीट्यूड था वो बहुत अरसे तक, बहुत हद तक जो है ना रिफॉर्म हो गया था। हाँ। जिसके अंदर खासतौर पे वो जो होता है ना करप्शन के तरीके या किसी को जाके हैरेस करना, लेकिन उसके बावजूद भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो रही थी। एक तो मुशर्रफ साहब गए, उनका डायरेक्ट एक्सेस होती थी, उसके बाद जरदारी साहब आए, उनका तो हुसैन लवाई साहब या दीगर लोग ही करते थे सारे के सारे, डायरेक्ट कोई इंटरफेस था ही नहीं। अच्छा, फिर ये नवाज शरीफ आए, बाकी लोग आए, तो उधर भी एक्सेसिबिलिटी का नहीं था, दे वर नॉट एक्सेसिबल। अब ये गवर्नमेंट बहुत एक्सेसिबल है। जब भी बिजनेस कम्युनिटी अगर डायरेक्ट बात कर सकेगी तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो काम भी कर पाएगी। मुझे याद है जब मुशर्रफ साहब ने सेल्फ असेसमेंट फॉर्म शुरू किए थे तो पहले पूरा पाकिस्तान बंद हो गया था प्रोटेस्ट में ना, खासतौर पे आपके दुकानदार और ट्रेडर्स का। लेकिन उसके बाद उनको जब बताया गया तो दे ओपनड अप एंड दे एक्चुअली वॉलंटियर्ड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा, आप सही कह रही हैं कि इंटरनली, हाँ जी, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और खासतौर पे वो जो पीएम कहते हैं ना कि द फिश रॉट्स एट द टॉप, अगर टॉप सही है तो फिर बाकी कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। सही। और दूसरा जो आप कह रही थी कि इंटरनल रिफॉर्म्स का बाहर क्या, वो जो इन्होंने डिसाइड किया कि पॉलिसी को अलहदा कर दिया और एग्जीक्यूशन को, मेरे ख्याल में दैट वाज अ गुड स्टेप आल्सो। लेकिन जब ऑटोमेशन होगी और ऑटोमेशन के जरिए, हाँ जी, डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन और ह्यूमन इंटरफेस कम होगा, वो बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ है कि फॉर्म्स आसान कर दें तो जो मुतवसत तबका है जिसका एट सोर्स तरह से वो कट जाता है, वो भी वॉलंटियर कर पाएगा इंफॉर्मेशन और फाइल कर पाएगा। चलें, बड़ी ज़बरदस्त जी और बड़ी खुशाइंद ये बात है कि मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें जो है वो हमें सुनने को मिलेंगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
Action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! वेलकम बैक नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि खासतौर पे 5 अगस्त 2019 के बाद से जो कुछ भारत जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की उसके बावजूद मुसलसल भारत की तरफ से, भारतीय हुकूमत की तरफ से, मोदी हुकूमत की तरफ से कोशिशें जो हैं वो जारी है, जिसमें उसे मुसलसल नाकामी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद हमने ये तीसरा अटेम्प्ट देखा है भारतीय हुकूमत की तरफ से, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में कभी सहाफ़ियों को लेके जाया जाता है, कभी डिप्लोमेट्स को लेके जाया जाता है। इस मरतबा भी हमने देखा कि 17 और 18 फरवरी को जो है दिल्ली से लेके जाया गया यूरोपीय और कुछ खलीजी ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं उनको, सिफारतकारों को, और वहां पर दौरा कराया गया। और वो दौरा किस नौयत का होता है कि वहां पर बीजेपी के ही जो लीडर्स हैं उन्हीं से मुलाकातें कराई जाती हैं, जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उनसे मुलाकातें कराई जाती हैं। सो जो असल हकायक हैं वहां पर जो लोगों के साथ जुल्म बर्बरियत हो रही है, जिस तरह से उनके हुकूक की पामाली हो रही है, वो नहीं दिखाया जाता। और इसकी बड़े शदीद अल्फाज में इस भारतीय मौक़िफ़ को इस मामले के ऊपर मुस्तरद किया पाकिस्तान की हुकूमत ने। और बड़ी अच्छी तरह से आप जानते हैं कि इंडियन क्रॉनिकल्स का जो मामला है, जिस तरीके से सामने जो है वो लेके आया EU जो डिसइंफो लैब है, वो पाकिस्तान ने नहीं किया, पूरी दुनिया जो है वो इस हवाले से बात कर रही है। सो डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का मुसलसल सिलसिला जो है वो जारी है। सूरत हाल जो है इस वक्त क्या है और भारत क्या कर रहा है और क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब ने, मेंबर ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुर्बान हुसैन साहब आपके वक्त के लिए। कुर्बान साहब, ये जो कोशिशें भारत की तरफ से जारी हैं, ये तीसरी मरतबा विजिट कराया गया इस तरह से डिप्लोमेट्स को या सहाफ़ियों को, इससे पहले आप समझते हैं कि जिस तरह से एक्सपोज हो चुका है भारत, उसके बावजूद ये कोशिशें ये कोई फायदा दे सकेंगी भारतीय हुकूमत को? देखिए, जो पहली चीज, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया। मैं ये अर्ज करूं कि कश्मीर इशू जो है ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है। यूनाइटेड नेशन की तारीख में बहुत पुराने जो इश्यूज हैं उनमें कश्मीर शामिल है, और इसमें जो कुछ वहाँ हिंदुस्तान में हो रहा है ये इंसानी हकूक की जो खिलाफवर्जी हो रही है, अदरवाइज जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और भारत यकीनन पहले ही दिन से ये बैन अल-अक़वामी दुनिया को ये डॉज करता रहा है। इसने हमेशा मिस इन्फॉर्म किया है, वादे करके पूरे हैं। ये हर वो काम इन्होंने किया है की खिलाफ वर्जी जहां होती है। अगर लेटली देखा जाए तो 2018 और 2019 में यूनाइटेड नेशन की जो कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है उनकी रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ हर तरह की वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। उनकी फौज जो है कत्ल-गारत में मुलव्वस है, वो टॉर्चर में मुलव्वस है, वो लोगों को डिसअपीयर करने में मुलव्वस पाई जाती है। तो उन्होंने वेरी क्लियरली ये रिकमेंड किया था कि वहाँ एक इंडिपेंडेंट कमीशन भेजा जाए जो इन चीजों की तहकीकात कर सके। अब हिंदुस्तान उस तरफ तो जारी रहा, उनको तो बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया जी हम नहीं आप यहाँ नहीं आ सकते। लेकिन हैंड पिक जो सफारतकार हैं, हैंड पिक जो राइट विंग किस्म के यूरोप में पार्लियामेंटेरियन हैं या उनकी पसंद के जो लोग हैं, उनको ले जा करके वहाँ वो गाइडेड टूर जाता है। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ऑल पार्टी पार्लियामानी ग्रुप मौजूद है, जिसका मैं पिछले 2 साल से सेक्रेटरी आ रहा हूँ, इससे पहले भी मैं से उसका हिस्सा हूँ। तो ये हमने हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को लिखा है कि हम आपके जो इलाके हैं जेर कंट्रोल वहाँ हम आना चाहते हैं देखने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। पाकिस्तान इज ऑलवेज वेलकम। और हम कितनी बार पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का दौरा कर, बिल्कुल सही है लॉर्ड हुसैन, दैट इज आप लोगों का जो माशाल्लाह काम करना है उसको वो कमेंडेबल है। लेकिन एक मामला जो हमें नजर आता है वो ये है कि जब से इंडिया ने ये आर्टिकल 370 और 35A
ख़त्म किया है, उसके बाद से उन्होंने काम को ख़त्म नहीं किया वहाँ पे। उसके बाद डोमिसाइल लॉ लेके आ गए, बाकी चीज़ें लेके आ गए, और जिसे डेमोग्राफिकली एक साइड पे चेंज भी कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे ये भी लगता है कि वो बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी पे प्रेशर ये डाल रहे हैं कि इसको न्यू नॉर्मल के तौर पे वो करो, डिसाइड करो या कंसीडर करो। अब क्या ये न्यू नॉर्मल बन गया है सर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। उसकी वजह है कि आप लोग तो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या दुनिया के दीगर ममालिक और बरतानिया भी, क्या ये तो नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता इस नई रियलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए? देखिए जी, हिंदुस्तान तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, शुरू दिन से कर रहा है। अब इसने ये बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है, ये चूंकि ये इंतखाबी नारा लेकर के आए थे कि हमने ये कुछ करना है, और वही कुछ ये कर रहे हैं। लेकिन ये है कि क्या देखना यह है कि पिछले 70 साल से जितनी कोशिशें इन्होंने की हैं, उससे क्या यूनाइटेड नेशन से रिकॉर्ड से ये मसला खत्म हुआ है? नहीं हुआ है। क्या ये मसला हल हुआ है? नहीं हुआ है। क्या लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है? नहीं किया है। और लोग जो है, हिंदुस्तान ये समझता था कि शुरू में कि इनकी पॉपुलर लीडरशिप, उस जमाने में शेख अब्दुल्ला होते थे, उनको जेल में डाल देंगे, लोग खामोश हो जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि चले मकबूल भट्ट उठे हैं, इनको हम फांसी चला देते हैं, लोग खामोश हो जाएंगे। लेकिन क्या ये जितने जालमाना इक़दामात इनके ओवर 70 ईयर्स हुए हैं, उससे ये तहरीक खत्म हुई है, या बैनुल अक़वामी दुनिया ने उसको हिंदुस्तान के इस जाबराना कब्जे को एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं किया है। और ना ही मेरा ख्याल है कि इसके जो मौजूदा इक़दामात हैं, कितनी भी ये धूल झोंक ले बैनुल-अक़वामी दुनिया की आंखों में। नहीं, कुर्बान हुसैन साहब, अगर हम ये कहें कि इन इक़दामात की वजह से जितना मेरे ख्याल में हाईलाइट हुआ है कश्मीर कॉज को फायदा हुआ है, तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। इस वक्त डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल रिलेशंस की एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहबा, एक तरफ तो पूरी दुनिया अब आवाज़ उठा रही है कश्मीर के मामले के ऊपर, और जो भारत जो कुछ कर रहा है वहाँ पर, न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि भारत के अपने अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ हो रहा है। लेकिन मकबूजा कश्मीर के मामले के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत, हम ये देखते हैं कि गुज़श्ता हुकूमतों से तो बहुत बेहतरी आई है जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, और ख़ासतौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद जिस तरह से हर फोरम के ऊपर आवाज़ उठाते हैं मकबूजा कश्मीर के लोगों के हवाले से, आप समझती हैं मज़ीद इक़दाम जो हमें करने चाहिए? अभी बहुत गुंजाइश है, उस पर बहुत काम होना चाहिए। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, ना कोई दो राय है कि इस वक्त कश्मीर के लिए हमें हर तरह की आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि जितनी आप आवाज उठाएंगे उतनी जो है ये बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर आप इस बात को वाज़ेह कर सकेंगे कि कश्मीर आपकी शहरक है। अगर आप उसके ऊपर अपना क्लेम भी खत्म कर देते हैं तो जाहिर है इस वक्त जो जमीनी हक़ाइक़ हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 के बाद तब्दील किए हैं वो बहुत खतरनाक है। पहली बात तो ये है कि उन्होंने सिर्फ आर्टिकल 370 या 35A को खत्म नहीं किया, उन्होंने दर हकीकत आर्टिकल 2 और 3 इस्तेमाल किए हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से और आइन से, और उसके जरिए जो मकबूजा कश्मीर है उसको अपने अंदर जम किया है। यही वजह है कि इस वक्त वो मुख्तलिफ किस्म के कवानीन वहाँ लेके आ रहे हैं, जिसके बाद वहाँ कश्मीरी तशख़्ख़ुस की जो बुनियाद है वो उसको हिलाने की कोशिश करें, क्योंकि उनको जो इस वक्त चॉइसेस दी हैं वो ये हैं जो कश्मीरी अवाम को दी जा रही है मकबूजा कश्मीर में, वो ये है कि या तो वो हिंदुस्तानी शहरियत अख्तियार करें और या जो है वो डिटेंशन सेंटर्स में जाने के लिए तैयार हो जाए। और उसमें उन्होंने जो शराइत रखी हैं हिंदुस्तानी शहरियत की वो तकरीबन नामुमकिन है। वो कहते हैं कि आप 1947 से तकरीबन 7 साल पहले की जो है कागजात लेके आए जिसमें ये बात वाज़ेह हो कि आप नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में आपका इंदराज था, और अगर नहीं था तो 12 साल की जो सुकूनत के जो शवाहिद हैं वो पेश किए जाएं, और अगर वो नहीं पेश करते तो 10 साल तक अगर आप कोई हिंदुस्तानी किसी जामे में या किसी स्कूल में पढ़े हैं तो वो कागजात दिए जाएं, और अगर ये नहीं देते हैं तो फिर हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा कि हम आपको हिंदुस्तानी शहरियत के अहल समझें, और अगर आप हिंदुस्तानी शहरी नहीं है तो आपको इन सेंटर्स में डाल दिया जाएगा। इस पेश नजर में और डॉक्टर मारिया, चीजें करनी जरूरत है। डॉक्टर मारिया, इसके साथ साथ CAA जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसका भी इतलाक करके अब जितने लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो नॉन मुस्लिम्स को ही कर रहे हैं, ताकि कश्मीर के अंदर भी अगर इसमें बहुत अहम बात की है फरूक। मसला दरअसल ये है कि उन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का इस्तेमाल करके उन्होंने न सिर्फ कश्मीर के अंदर मुसलमानों के लिए हक़ शहरियत जो है मुश्किल बल्कि नामुमकिन बना दी है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में। और अब वो ये भी कह रहे हैं, एक चीज़ जो उन्होंने कश्मीर में की है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के साथ साथ, वो ये भी कही है कि जो हिंदुस्तानी शहरी
हिंदुस्तान से बाहर हैं, जैसे कि आपके पास सिख कम्युनिटी है, जैसे कि आपके पास मुस्लिम कम्युनिटी है, अगर वो बाहर है, वो ये समझती है, हिंदुस्तानी रियासत ये समझती है कि वो किसी सूरत जो है हिंदुस्तानी नैरेटिव के खिलाफ है, तो उनकी शहरियत भी खत्म कर सकते हैं। यानी कि एक लिहाज से ये पहली दफा आपको ये तब्दीली आई है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद कि वो ये जो हक है रियासत ने अपने पास महफूज कर लिया है। आतिश तासीर का हमने एग्जाम्पल देखी, आतिश तासीर को उन्होंने हटा दिया, उनको कहा कि वो नेशनल नहीं है। हाँ, तो ये एक ऐसी चीज है जिसका शायद हमें इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन आप इसका जो इम्पैक्ट है उन लोगों के ऊपर जो बाहर हैं, यानी कि जो आवाज उठा सकते हैं, जो आज़ाद हैं, उनका कितना बड़ा इसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। ये सिर्फ ना सिर्फ कश्मीर पे, मुसलमानों पे, बल्कि जो सिख कम्युनिटी है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इसका मनफी असर पड़ेगा। और इसमें एक चीज मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो इन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर के साथ जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आए हैं 2019 में, 2-3 मरात ऐसी हैं जो शायद इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पहली बात तो ये कही है उन्होंने कि जी जो कश्मीरी इस वक्त हिंदुस्तानी जेलों में है या कश्मीरी जेलों में है, उनको सिर्फ 1 साल तक कश्मीरी लॉयर्स के जरिए आप उनकी केस लड़ सकेंगे, उसके बाद आपको हिंदुस्तानी लॉयर की जरूरत होगी। और अगर आप हिंदुस्तानी लॉयर नहीं इख्तियार करते तो उनके पास रसाई का हक ही नहीं होगा। यानी कि जो लोग इस वक्त उठा लिए उनकी एजेंसीज ने, या जो लोग उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेज ने उठा लिए, वो बिल्कुल नामालूम अफराद हो जाएंगे, ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि बैन अवी सतह पर। ऐसी सूरत हाल में हमें कुछ बैन अवी इकदाम हर हालत में करने हैं। बिल्कुल सही है। और इन बैन अवी इकदाम की थोड़ी सी रिकमेंडेशन हम लॉर्ड हुसैन से भी ले लेते हैं, खासतौर पे चूंकि आप वहाँ बैठे हुए हैं और वहाँ आप ये भी देख रहे हैं कि भारत क्या कर रहा है और आप ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है। सो वहाँ बैठकर आपको लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है जो कुछ कर रही है वो काफी है, या क्या आप रेकमेंड करते हैं, क्या मजीद करना चाहिए? और लॉर्ड हुसैन, इसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, और वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिसोर्सेज को जब हम देखते हैं तो इंडिया के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, पैसा भी है, डिप्लोमेसी भी है। डू यू थिंक कि कोई क्रिएटिव तरीका करना पड़ेगा जिससे इंडिया के इस क्लाउड को डिफीट किया जा सके? देखिए, एक चीज जो हमें याद रखनी चाहिए कि हिंदुस्तान, पहली बात तो यह है कि बैन अवी जो इस वक्त मिजाज बना हुआ है वो तजारती मफादात को ये ममालिक ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, और असूल की बात जो है वो उतनी उसको अहमियत नहीं दी जाती जितने कि इस वक्त तजारती मफादात को दी जा रही है। और हिंदुस्तान चूंकि एक बहुत बड़ी तजारती मंडी है, और यूरोपियन यूनियन हो या बरतानिया अब ब्रेग्जिट के बाद ये हिंदुस्तान जैसी बड़ी मार्केट के साथ अपने ताल्लुकात जो है ये ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना चाहेंगे, और ये इंडियन गवर्नमेंट उस चीज को अच्छे तरीके से समझती है और उसको इस्तेमाल भी कर रही है, और वो कोशिश करेंगे कि ये लोग उनके इंसानी हकूक के जो मामले हैं या बैन अवी कानून की जो खिलाफवर्जियां वो कर रहे हैं उनको ये लोग जो है ये ना छेड़ें और अपने तजारती जो मफादात हैं उनकी तरफ जाया जाए। लेकिन बात यह है कि बैन अवी सतह पर जितनी इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, हमें चाहिए कि हम उनके थ्रू हिंदुस्तान पर प्रेशर जो है वो जारी रखें, जैसा कि यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, जैसा कि दूसरी जो तंजीमें हैं इंसानी हकूक की, चाहे वो एमनेस्टी हो या वो अपने ह्यूमन राइट्स की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जरिए हम, और फिर जहां जहां देखिए अमेरिका में जो नई तब्दीली आई है, जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, उनका तो ये वाजह कहना है कि हम इंसानी हकूक की जो हमारी जो पॉलिसीज होंगी वो इंसानी हकूक से जुड़ी हुई होंगी। हम देखेंगे कहाँ कहाँ इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी हो रही है, उनके मुताबिक हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। हमें उन इदारों और उन गवर्नमेंटों के साथ मिलकर के मजीद इस चीज पर प्रेशर बढ़ाने की जरूरत है। रहा सवाल कि क्या पाकिस्तान गवर्नमेंट इनफ कर रही है या नहीं कर रही है, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो यह है कि जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान के पास उतने वसाइल नहीं है जितना हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके पास उसके वसाइल हैं, उसका क्लाउड है, उसके तजारती मफादात हैं दूसरे मुल्कों के साथ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि कश्मीरी, चूंकि मैं बजाते खुद एक कश्मीरी ओरिजिन हूँ, और कश्मीरी मेरे जानने वाले और रिश्तेदार दोनों अतराफ लाइन ऑफ कंट्रोल के रहते हैं, लिहाजा मुझे हर तरह के मामला की रहती है इंफॉर्मेशन। बहुत सारे कश्मीरी लोग ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन यह है कि मजीद करने की जरूरत जो है वो हमेशा रहती है। ये मौजूदा जो इक़दामात हैं they've done a lot, ये नहीं कहा जा सकता कि मौजूदा गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है, लेकिन they need to do much more than that, particularly in the Middle East, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आप अपना जो है पाऊँ वो देखा जा रहा है कि इवन इस्लामिक कंट्रीज जो हैं लाइक सऊदी अरेबिया, वो
हमारी उस तरह का साथ अब नहीं दे रहे हैं जिस तरह किस्तें पहले दिया करते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया लॉर्ड कुर्बान हुसैन साहब आपका, और डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेना है हमें, यहाँ ब्रेक के बाद वापस आएंगे अपने अगले मौजू के साथ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता बरस स्टेट बैंक के ज़रिए पाकिस्तान की हुकूमत ने गवर्नमेंट मार्कअप सब्सिडी स्कीम जो है वो मुतारफ़ कराई थी, और इसके ज़रिए इसके तहत घर बनाने के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं, ख़ास तौर पे जो छोटे घर हैं, यानी आम आदमी के लिए अपने घर का जो ख्वाब है वो सबसे बड़ा ख्वाब होता है, सो उसको आसान बनाया गया और मुख्तलिफ बैंकों से जो है रकम हासिल करने की या कर्ज हासिल करने की एक सहूलत जो है वो इसमें दी गई। लेकिन उसके हुसूल में जो सबसे बड़ा मसला एप्लीकेंट्स को दरपेश था, वो एक तो ये था कि बैंक की तरफ से मुश्किलात जो हैं वो सामने आ रही थी, क्योंकि बैंक जो है वो मकान के मुकम्मल होने तक या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसकी वजह से वो कर्ज देने से कतरा रहा था। और अब उसके अंदर इस मसले को हल करने के लिए जो स्टेट बैंक ने एक बहुत ज़बरदस्त इकदाम उठाया है, वो ये है कि थर्ड पार्टी की जो गारंटी है उसको इसमें शामिल किया गया है। यानी जो थर्ड पार्टी है, कोई भी तीसरा फरीक जो है वो इसमें गारंटियर के तौर पर सामने आ सकता है, और इस तरह से जो कर्ज है बैंक की तरफ से वो आसानी के साथ उस शख्स को जो है वो दिया जा सकता है जो अपना घर बनाना चाहता है। सो ये जो सहूलत है ये है क्या, और इससे कितनी आसानी हो जाएगी एप्लीकेंट्स को जो कि अपना घर बनाना चाहते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सैयद समर हुसैन साहब ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेवलपमेंट फाइनेंस ग्रुप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समर हुसैन साहब आपके वक्त के लिए। समर हुसैन साहब, एक तो मैंने तो कुछ मुख्तसरन बताया, लेकिन मैं चाहूंगी कि जरा इन डिटेल आप ये जो इकदाम उठाया गया है स्टेट बैंक की तरफ से, ये जो सहूलत दी जा रही है, इसके बारे में जरा बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पीटीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपके तवज्जुह से हम स्टेट बैंक का जो पैगाम है वो हम तमाम सामीन तक पहुँचा सकते हैं। मैं अभी इस स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है आपका उसकी तरफ आऊँगा, लेकिन ये बुनियादी तौर पे आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विजन है कि हर शख्स के सर पर उसकी अपनी छत मौजूद हो, अपना घर मौजूद हो, उसके तहत ये हुकूमत पाकिस्तान ने मार्कअप सब्सिडी की स्कीम जो है ये पेश की है, और जिसके अंदर नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्टेट बैंक इसको बुनियादी तौर पर इंप्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि इसमें बैंकों के जरिए सस्ते कर्जे जो हैं वो आम लोगों तक पहुंच सकते हैं। और ये सस्ते कर्जों से मुराद ये होता है कि अगर आप देखें तो छोटे 5 मरले तक के घर पे 5% और पहले 5 साल में और फिर अगले 5 साल में 7% पर, और 10 मरले तक के अंदर पहले 5 साल के अंदर 7% पर ये कर्जे मिल रहे हैं। और इसकी किस्त जो है वो इस तरह बनाई गई है बुनियादी तौर पर, अगर आप देखिए कि वो जो लोग किराया अदा कर रहे हैं वो किराए के बजाय इसकी किस्त अदा करके और अपने घर के मालिक बन जाए। अच्छा, अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ जो आपने या जो जिसकी तरफ इशारा किया है। देखिए, बुनियादी तौर पर अभी एक मुश्किल जो बैंकों को पेश आ रही थी इस कर्जे देने के अंदर, वो ये थी कि जो शख्स अभी अपना घर बनाना चाहता है, अभी तक उसके पास अपनी जमीन है या वो जमीन भी लेना चाहता है इस कर्जे के जरिए, उसको 2 मुश्किलें पेश आ रही थी। एक मुश्किल तो ये पेश आ रही थी कि बैंक जब ये आप अपनी जमीन लेते हैं या अपनी जब जमीन खरीदते हैं या जमीन पर बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने जो घर के लिए मॉर्गेज को क्रिएट करना पड़ता है, यानी घर के जो कागजात है उसके ऊपर मॉर्गेज बनाना पड़ता है ताकि ये बैंकों के लिए एक सिक्योरिटी बन सके, बैंक उसको कोलैटरल के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। आमतौर पर ऐसा होता है कि ये चार्ज परफेक्ट होने के अंदर, मॉर्गेज परफेक्ट होने के अंदर वक्त लगता है, बाद दफा कई महीने भी लग जाते हैं इसके अंदर। तो जो दरमियान का टाइम होता है उस दौरान क्या मुश्किल पेश आती है कि बैंक के पास
क्योंकि ये कोलेटरल की सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती तो बैंक हिचकिचाता है उस वक्त तक पैसा देने के लिए। एक मुश्किल तो ये पेश आ रही थी जो एप्लीकेंट्स थे। दूसरी मुश्किल तो पेश आ रही थी और जो ज्यादा अहम है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि जब जमीन आ गई और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी तो अब कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली वक्त लग रहा होता है, आमतौर पर 3 महीने भी लगते हैं, 6 महीने भी और 1 साल तक का भी वक्त लग सकता है जिसमें ये तामीर हो जाता है घर। लेकिन जब तामीर एक दफा हो जाता है तो एक तरफ तो उसके कागजात मॉर्गेज हो गए, वो एक सिक्योरिटी बैंक के पास आ गई, और घर जब तामीर हो गया तो उसके बाद एक कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान मॉर्गेज रिफाइनेंस कंपनी, वो गारंटी इशू करती है। बेसिकली ये कंपनी क्या कर रही है, बैंकों को ये गारंटी देती है कि एक दफा मकान तामीर हो गया तो उसके बाद से लेकर जब तक के लिए कर्जा मौजूद है उस वक्त तक, ये पहले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त तक अगर लोन डिफॉल्ट हुआ तो ये कंपनी 40% तक के लिए उसका जो डिफॉल्ट का जो रकम है वो पे कर देगी बैंक को। तो बैंक के पास बड़ी सहूलत होती है कि 1 साल के बाद जब वो मकान तैयार हो चुका होता है उसके बाद वो बिल्कुल सिक्योर हो चुका होता है क्योंकि घर भी बन चुका होता है और उसके बाद ये गारंटी भी आती है। लेकिन मसला ये था अब तक कि 1 साल तक क्या किया जाए, दरम्यान के पीरियड को किस तरीके से कवर किया जाए। तो उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है जिसके तहत ये है कि अब थर्ड पार्टी गारंटी, अब देखिए मैं आसान अल्फाज में कारीन के लिए समझाना चाहूंगा, थर्ड पार्टी मैं भी हो सकता हूँ। अगर मेरा एक मुलाजिम है और उसकी फर्ज कर लें कि जो उसकी तनख्वाह है वो 20,000 रुपए या 10,000 रुपए है या 15,000 रुपए है और वो लोन इंस्टॉलमेंट बर्दाश्त कर सकता है, तो वो जब बैंक के पास जाता है कर्जा लेने के लिए तो बैंक ये कहता है कि चूंकि अभी इसके परफेक्शन में वक्त लगेगा, तामीर में वक्त लगेगा, तो मुझे कोई गारंटी और लेके आए। अब तक ये एक्सेप्टेबल नहीं था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 11 फरवरी को ये सर्कुलर इशू किया है जिसके तहत बैंकों को ये इजाजत दे दी गई है कि वो थर्ड पार्टी, यानी जो एग्जांपल मैं कोट कर रहा हूँ उसमें मेरी गारंटी को भी एक्सेप्ट करके और वो कर्जा दे सकेगा। अब देखिए थर्ड पार्टी में मैं भी हो सकता हूँ जो कि अपने जाती मुलाजमीन को ये गारंटी दे सकता हूँ। कंपनियां हैं, आप जानते हैं पाकिस्तान में बेतहाशा कंपनियां मौजूद हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो या प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो, वो अपने मुलाजमीन की गारंटी दे सकती हैं। बिल्कुल सही है। समझ साहब ये थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, आपने कहा कि कंपनियां भी जो है उसके लिए गारंटी कर सकती हैं, उसके लिए कोई SCCP वगैरह की कोई शर्त रखी गई है या कोई भी कंपनी कर सकती है? एक तो ये, दूसरा एंथुजियाज्म का एक हमने देखा था 2020 के अंदर फोरक्लोजर लॉज की बात हो रही थी तो उस वक्त कहा गया था कि बैंकों का थोड़ा एंथुजियाज्म में थोड़ी कमी है। तो अब जो है आपको लगता है कि आफ्टर फोरक्लोजर लॉज और ये सारे इंसेंटिव्स के बाद बैंक जो है वो इसमें शरीक हो रहे हैं और उसी जज्बे से हो रहे हैं जिस तरह अनाउंस किया गया था? जी देखिए मैं आपको बताऊं, फोरक्लोजर लॉ बिल्कुल एक बुनियादी रुकावट थी जिसकी वजह से बैंक रिलेटेड थे। वो देखें फोरक्लोजर लॉ का इशू भी रिजॉल्व हो चुका है, अब वो मुश्किल भी वहां पेश नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं कि बैंकों की तरफ से जो आपने इंश्योरेंस की बात की है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक तकरीबन 25 अरब रुपए की एप्लीकेशन बैंकों को मौसूल हो चुकी हैं घरों की। और देखिए ये इसी सूरत में मौसूल हुई हैं कि बैंकों ने इसको बाकायदा प्रॉपरली एडवर्टाइज किया है। आप किसी बैंक की ब्रांच की तरफ जाके देखें तो वहां आपको बैनर लगा हुआ नजर आएगा जो इस स्कीम के फीचर्स बता रहा होगा। ये कहेगा कि अगर आपको इस स्कीम के अंदर इस कर्जे के हुसूल में कोई मुश्किल भी पेश आ रही है तो वहां नंबर भी दिया होगा कि ना सिर्फ बैंक के पास कंप्लेन कर सकते हैं, स्टेट बैंक का एक पोर्टल है उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, बल्कि हमने अपने तमाम ऑफिस को भी जिस एरिया के अंदर ऑफिस मौजूद है 15 से ज्यादा वहां ये लोग मौजूद हैं। अगर आपको कंप्लेंट भरने में भी एक आम और ये बड़ी अहम मैसेज है जो मैं चाहूंगा कि सामीन तक पहुंच जाए कि अगर आपको इन तमाम चीजों के बावजूद, सहूलियात के बावजूद मुश्किल पेश आ रही है तो आप अपने रीजन की स्टेट बैंक के पास पहुंच जाएं ऑफिस के अंदर, वहां हमारा हेल्प डेस्क तैयार है, वो खुद आपकी कंप्लेन रजिस्टर भी करेगा। मैं आ जाऊँ आपका उस सवाल की तरफ जो आपने कहा है कंपनियों के एसेट्स वगैरह की जरूरत होती है नहीं होती। देखिए आमतौर पर बैंक इसके अंदर एक अपना क्राइटेरिया तो रखता है कि किस किस की गारंटी को एक्सेप्ट कर रहा होता है, लेकिन इसके अंदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि एसेट होना चाहिए। उसकी मैं आपको बुनियादी वजह बताऊं ना ताकि आम आदमी को समझने में आसानी आ जाए। देखिए कभी भी ये नहीं होगा मैं अपनी गारंटी दूं या कंपनी एक गारंटी दे, तो वो कभी भी कंपनी या मैं नहीं चाहूंगा कि उसकी अगर कोई एक किस्त डिफॉल्ट होती है 10,000 रुपए की, 15 या 20,000 रुपए के लिए, तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसकी खातिर मैं कोर्ट में जाऊं, मुझे कोर्ट में ले लिया जाए, खींचा जाए। तो इसलिए जब भी ऐसी अगर कोई डिफॉल्ट होगा तो मैं फौरन इमीडिएटली उस इंस्टॉलमेंट को पे कर दूंगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि बैंक के पास अगर मेरे एसेट नहीं भी मौजूद है, मैं
अपनी बात कर रहा हूँ, गारंटर की बात कर रहा हूँ कि अगर गारंटर के एसेट नहीं भी मौजूद हैं, जो कि इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, या कंपनी के पास वो एसेट मौजूद नहीं भी है, तब भी गारंटर या कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि इन किस्तों की डिफॉल्ट की सूरत के अंदर वो लिटिगेशन में जाए बैंक के साथ और वो इमीडिएटली उसको पे कर देगी। तो इसलिए बैंक इस थर्ड पार्टी गारंटी को एक बहुत ही अहम चीज समझ रहे हैं और वो बिल्कुल इसको दुरुस्त समझ रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान में, मैं ये आपकी वजाहत कर दूं जरा सा, इससे पहले पाकिस्तान में क्लीन लैंडिंग की मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए तक की थी। अब इसके अंदर जो है, इसके तहत इन वे अगर आप देखें तो ये एक तरह से क्लीन हो रही है जो मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिसकी वजह से लोग फायदा इसका उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद समर हसनैन साहब आपके वक्त के लिए, और बड़ा डिटेल से आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? समर साहब मैं मौजूद हैं अगर आप हमारे साथ? समर साहब हैं हमारे साथ? नहीं, मेरे ख्याल में अच्छा मौजूद है। आप पूछ लीजिए। समर साहब कुछ थोड़ा सा मैं जो है इसके रमूज भी समझना चाह रहा था। ये आपने फोरक्लोजर लॉ के बारे में खासतौर पे एक्सप्लेन भी किया और थर्ड पार्टी की अफादियत का भी बताया। अब मुझे ये ज़रा बताइएगा कि एक वर्क अराउंड इस लॉ के अंदर ये भी तो किया गया है ना कि बैंकों के बगैर भी जो है वो अपनी चीज़ों को वो बुक किया जा सके, फोरक्लोज किया जा सके, या फिर पैसे वापस हासिल किए जा सके। तो उसके अंदर क्या बेसिक स्टेप्स क्या होंगे? और आपने ये थर्ड पार्टी का कहा, तो क्या थर्ड पार्टी को भी इन दी एंड बैंक में ले जाया जा सकेगा? देखिए, कोर्ट में ले जाया जा सकेगा? जी, थर्ड पार्टी को देखिए बिल्कुल बैंक के अंदर ले जाए, कोर्ट के अंदर जो है बिल्कुल ले जा सकता है, बैंक ले जा सकते हैं उसके अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखिए जिस तरह मैंने वजाहत की ना कि बैंक तो उस सूरत में लेके जाते हैं फोरक्लोजर के लिए किसी को कि अगर उनको उनका पैसा ना मिल रहा हो। जिस तरह मैंने वजाहत की कि गारंटर की सूरत में कभी भी गारंटर नहीं चाहेगा कि किसकी डिफॉल्ट की सूरत में वो लिटिगेशन के अंदर फंस जाए, जाके अदालत के अंदर जाए और पूरे मसाइल पेश आए उसके साथ, वो कभी नहीं चाहेगा। तो इसलिए मैं कहने का मेरा मकसद ये कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की ये कोलैटरल है जो ये थर्ड पार्टी गारंटी है, बावजूद इसके कि इसकी बैकिंग पर एसेट ना भी मौजूद हो, तब भी ये बड़ी एक पावरफुल टूल है। अच्छा, मैं आपको फोरक्लोजर के हवाले से बताऊं कि फोरक्लोजर में जो बुनियादी चीज अब तक जो पेश आ रही थी और जो अब रिजॉल्व हो चुकी है, वो ये था कि जब ये इसकी जो क्लॉज थी सेक्शन 15 स्ट्राइक डाउन किया गया था फोरक्लोजर का, तो उसके बाद बैंकों के पास ये चॉइस नहीं था कि वो बराह रास्त फोरक्लोज कर सकें प्रॉपर्टी को। तो उनको क्या करना पड़ता था कि अदालत के थ्रू, कोर्ट के थ्रू पूरा प्रोसेस करना पड़ता था। लेकिन अब जब ये अदालत के फैसले के बाद कि अब ये जब फोरक्लोजर लॉ दोबारा रीइंफोर्स हो चुका है, सेक्शन 15 अब इंप्लीमेंट हो चुका है, तो अब बैंकों के पास ये सहूलत मौजूद है कि वो कोर्ट में जाए बगैर अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके फोरक्लोजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो कि बैंकों की वो रुकावट जो बुनियादी तौर पर जो बोरोवर है उसकी मुश्किल भी हल हो चुकी है, वो रिकॉर्ड भी दूर हो चुकी है। और गारंटर की सूरत के अंदर तो जिस तरह मैंने कहा कि ये गारंटर पर एक मॉरल प्रेशर होगा, गारंटी देने वाले पे एक मॉरल प्रेशर होगा कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि फोरक्लोजर के अंदर जाए, बैंक उसको फोरक्लोजर में लेके जाए, उससे पहले उसको पे कर देगा, वो पे कर सकता है। मैं अपने मुलाजिम की गारंटी करना चाहूँ तो हम आपकी बात बड़ी उम्दा है। मुझे सिर्फ एक कंसर्न नजर आ रहा है। आई अंडरस्टैंड कि आपने गारंटर्स की भी बात की, आपने कोर्ट की और फोरक्लोजर लॉ की भी की, और ये ज़रा थोड़ा सा पॉलिटिकल नेचर का क्वेश्चन है, तो आई होप यू डोंट माइंड इट। अगर आप ना कर सके तो नो कमेंट्स कह दीजिएगा। अब बहुत सारे केसेस हमने जीआईटी में देखे ना जी, ओमनी ग्रुप का एक चीज़ को बोरो किया, फिर उसके ऊपर फिर प्लेज करके फिर मजीद बोरो किया, फिर तीसरी चीज़ उससे निकाल के फिर प्लेज कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो चक्करबाजी भी तो बहुत होती है। तो उसके लिए फिर क्या ये अगर थर्ड पार्टी भी आ गई या कहीं पे किसी ने शेल कंपनी बनाई हुई है, तो उसको किसी तरह से आप बस्ट करने का आपके पास तरीका तो होगा ना सर? देखिए, मैं सिर्फ इससे कहूंगा कि चूंकि इसका वो कुछ पोर्शन तो वो इससे रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं जो सिर्फ ये आपसे कहना चाहूंगा कि ये हम किन लोन की बात कर रहे हैं। देखें, हम बात कर रहे हैं जो 3 टीयर्स के अंदर आ रहे हैं, यानी 35 लाख रुपए तक की घर की मैक्सिमम प्राइस है और उस पे 30 लाख तक का लोन ले सकते हैं, या फिर 60 लाख रुपए जो बड़ी सब्सिडी कैटेगरी है 60 लाख का, जिसमें 50 लाख का लोन। तो देखिए 50 लाख के लोन
या उससे कम के लोन, ये छोटी ट्रांजेक्शन के अंदर ये वो सब चीजें नहीं होंगी जो आप जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि यहाँ इस किस्म की सूरत हाल इसी पेश नहीं आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सैयद समर हुसैन साहब। मजीद हम आपको जहमत नहीं देंगे। मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई उनकी एनर्जी से। बड़े ही एंथुसियाज्म और बड़ी एनर्जी का मुजाहिरा कर रहे हैं। ये होता है कहीं जाके ना गेस्ट कहीं वो सांस लेता है तो जो है ना वो बताना चाह रहे थे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जाहिर है रहनुमाई भी अवाम की, क्योंकि ये लोगों के बहुत सवालात हैं और हम बल्कि इसके हवाले से एक और मुकम्मल तफसीली सेगमेंट जो है वो हमें करना चाहिए। और कम्प्लीमेंट ही दे रहे हैं तो एक और भी दे दूं। आपने स्टार्ट में मुझे दिया था, वैसे तो मुझे आपको देना चाहिए कम्प्लीमेंट और दूंगा, लेकिन उनका जो है ना ये था कि आई फेल्ट कि वो हमारा माइंड रीड करके ना प्रीएम्प्ट करके जवाब दे रहे थे। तो दैट वाज असल में मैंने उनको पहले भी इसलिए शुक्रिया कह दिया था क्योंकि मैं डिस्कस करना चाह रही थी जो इससे पहले इकदाम हुए थे कंस्ट्रक्शन सेक्टर को या इंडस्ट्री को लेकर। वजीर आज़म इमरान खान साहब का आप ये देखें कि आम आदमी की जो मुश्किलात हैं उसकी तरफ किस कदर उनकी तवज्जो और कितना ज़्यादा जो है वो सोचते हैं कि ये एक छोटा घर, एक आम आदमी के लिए अपना घर, चाहे वो छोटा सा ही हो, वो एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ख्वाब होता है, सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। सो उसके लिए ये कितने संजीदा इकदाम हैं जो हुकूमत उठा रही है। एक तो ये बात, दूसरा ये कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से पहले भी बहुत ज़्यादा मराहत का जो है वो पैकेजेस का ऐलान जो है वो हुकूमत कर चुकी है और इसके तहत 186 अरब के मनसूबे FPR के पोर्टल पर दिसंबर तक जो है वो आ चुके थे। ये मैं दिसंबर की आपको बता रही हूँ। और पंजाब में इसके अलावा 136 अरब के जो मनसूबे हैं उन पर गौर जो है वो किया जा रहा है। सिर्फ पंजाब में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उससे 2.5 लाख नौकरियां वो पैदा होंगी। तो आप ये देखें, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उससे एसोसिएटेड और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनको फायदा होगा। तो ये सिर्फ एक ये वाली सहूलत नहीं है जो ये कर्जों के हवाले से स्टेट बैंक ने दी है, ये ओवरऑल बड़ी ज्यादा इसके पर एफर्ट्स हो रही है की तरफ से। पहली बात तो ये है कि अगर आप ये मकान की बात कर रही हैं, अपना मकान होना चाहिए। साथ एक और भी वो किया एहसास प्रोग्राम के अंडर खाने वगैरह का और शेल्टर का है ना, खास तौर पर नहीं मैं एक खास जगह पे लेके जा रहा हूँ। वो ये है कि घर का इंतजाम, रोटी का इंतजाम, कपड़ा भी ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान तो किसी और का नारा था ना भाई। और जब वो आते रहे हैं तो वो लोग पता नहीं रोटी का क्या करते रहे हैं, 1000 रुपए दे के समझते रहे कि जान छूट गई। अच्छा BISP वगैरह में, अच्छा मकान के लिए कुछ नहीं किया गया और हमने देखा खंडरात पे खंडरात। अब जो है काम हो रहा है। अच्छा अब मजेदार बात यह है कि जब ये काम होता है और इसके अंदर आपको रिफॉर्म नजर आता है, पता है क्या करते हैं जो अपोजिशन वाले हैं, खासतौर पे वो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट से इनसिक्योर होते हैं, दे टेक ओनली द मोमेंट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड दे इमीडिएटली स्टार्ट क्राइंग वुल्फ। जबकि गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स हैं दे आर लॉन्गर लास्टिंग एंड दे आर गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट इन द लॉन्गर रन। उसके अंदर घर आ गया, आपने सही फरमाया कि 40 से ज्यादा इंडस्ट्रीज काम करती हैं जब कंस्ट्रक्शन होती है। और ये बात तो पिछली हुकूमत भी कहती थी ना, उस वक्त वो कहते थे सड़कें बनाओ। अब ये है कि घर तो जरूर बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, वो भी सहूलियात है, लेकिन आम आदमी की बेसिक जरूरियात, रोटी कपड़ा और मकान जिसका नारा सिर्फ लगाया जाता रहा, उस पे काम अब शुरू हुआ है। पनागाहें आप देख लें, जो आम आदमी के लिए जो सड़कों पर सोता है उसका ख्याल, उसका एहसास, लंगर खाना, जो भूखे लोगों को सोना पड़ता है और दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वो उनको पहुंचाना, और अब ये शेल्टर यानी अपना घर। सो ये वो सारी चीजें हैं जिनके बारे में आम आदमी को इन्फॉर्म करना, उसको अवेयर करना ये बड़ा जरूरी है। और हम आने वाले दिनों में भी अपने प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको इस हवाले से आगाही फराहम कर सके। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म होता है। मिशल बुखारी और फरूख पिताफी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।